हमने इंस्ट्रक्शन डाटा पास को देखा, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने प्रोग्राम काउंटर की, जिसके अंदर के किसी भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, और प्रोग्राम काउंटर से ये एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाता है। पहला काम तो ये होता है, और वो इसलिए कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी में हमारे पास तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। अब उन इंस्ट्रक्शन में से वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है कि जिसने एग्जीक्यूट होना है, वो एड्रेस से पता चलता है, और वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से आता है। प्रोग्राम काउंटर का इसका मतलब है कि जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाकर उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला स्टेप है दैट इज फेचिंग, फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, और इंस्ट्रक्शन को फेच इस तरह से करेंगे कि प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाएगा, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी में उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होगी वो फेच हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी फेच करनी है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो जाए, उसके लिए हमें पता है कि उसका भी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से मिलेगा, और प्रोग्राम काउंटर में हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है, हमें पता है कि ये जो हमारे पास एड्रेसेस हैं इंस्ट्रक्शंस के, ये +4 के इंक्रीमेंट से, ये +4 के इंक्रीमेंट से अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम काउंटर किसी भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी को दे देता है और वो इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस में 4 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास यहीं पर इंस्ट्रक्शन फेचिंग के अंदर 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाके जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करना, और दूसरा काम क्या है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम काउंटर का अपडेट होना। और अपडेट कैसे होता है? प्रोग्राम काउंटर ने जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी को दिया है उसी एड्रेस में 4 का इंक्रीमेंट करना। और 4 का इंक्रीमेंट क्या मतलब होता है कि पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4। ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू और एक इमीडिएट या कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 4, वो दोनों ऐड होंगे, और ऐड होने के लिए एएलयू है जो कि ऐड ही करेगा, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो एएलयू वो होगा पीसी प्लस 4। अब ये जो पीसी प्लस 4 जो वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू जानी चाहिए प्रोग्राम काउंटर में, ताकि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में अब अपडेटेड एड्रेस आ जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो जो वो उस प्रोग्राम काउंटर के अंदर आना चाहिए। तो ये देखें जी कि प्रोग्राम काउंटर में ये 4 ऐड हुआ, और पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4 होने के बाद हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपडेट हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास जो स्टेप है या स्टेज है, दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेज, और इस स्टेज का नाम है इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेचिंग या सिंपल फेचिंग भी कह दें। तो ये इसके बाद क्या होता है? अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हुआ फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दूसरा काम क्या हुआ कि हमें इंस्ट्रक्शन मिल गई। अब अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन मेमोरी से एक एरो निकल रहा है, उस एरो का जो आप देखेंगे तो उससे पहले क्या लिखा हुआ जी? इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इंस्ट्रक्शन मिल गई है, अब इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो डाटा पास होता है वो हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक अलग डाटा पास होता है। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम इंस्ट्रक्शन का डाटा पास सेम है, बल्कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है, इंस्ट्रक्शन की जो टाइप है, उसके उसके चेंज होने से हमारे पास डाटा पास भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आर टाइप इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हमने देखा कि अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शंस हैं तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन नॉर्मल जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन फैचिंग वाला जो काम है वो अब इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, सिर्फ और सिर्फ अब इंस्ट्रक्शन फैचिंग के बाद की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो आर टाइप के केस के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए जो सोर्स वैल्यू होगी वो भी रजिस्टर से मिलेगी, और अगर वो सोर्स वैल्यू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर आपने डेस्टिनेशन या कहीं पर उसको स्टोर करना है वो भी रजिस्टर ही होगा। तो इसका मतलब है सोर्स भी आपके पास रजिस्टर होते हैं और डेस्टिनेशन भी आपके पास रजिस्टर ही होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि अब आपने
अब आपने इस चीज़ को वेरीफ़ाई करना है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन फेचिंग के बाद इंस्ट्रक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन डीकोड हो गई है। मीन्स कि अब आपके पास अगर रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स डीकोड हो गए हैं। आपने वो जो रज आपको पता है कि आप आर टाइप के अगर फॉर्मेट को फ़ॉलो करते हैं, तो आर टाइप के फॉर्मेट के अंदर ऑप कोड होता है, जिसके लिए 6 बिट्स रिज़र्व होती हैं। उसके बाद रजिस्टर्स आते हैं और रजिस्टर्स के लिए 5 बिट्स रिज़र्व होती है। बिट्स रिज़र्व होना इज़ एन डिफरेंट थिंग कि किसी रजिस्टर के लिए 5 बिट्स रिज़र्व हैं, लेकिन उस रजिस्टर के अंदर डाटा कितना आ सकता है, वो उस डाटा रजिस्टर के साइज़ पे डिपेंड करता है। ये 5 बिट्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि हम ये इन 5 बिट्स को देख के ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास क्योंकि ये 5 बिट्स है तो शायद इसके अंदर डाटा भी 5 होगा, नहीं। बल्कि हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 32। तो हमारे पास जो हर रजिस्टर का साइज़ है वो हमारे पास 32 बिट्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सोर्स रजिस्टर है तो उस सोर्स रजिस्टर कौन-सा है? तो हमने देखा कि हमारे पास या तो सेव टाइप रजिस्टर्स हैं या फिर टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। तो इन सेव्ड रजिस्टर्स या टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो है इनकी वैल्यू 16, 17, 18 इस तरह से है और उनको 5 बिट्स में रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। 5 बिट्स में रिप्रेज़ेंट किस लिए किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम रजिस्टर्स हैं वो 32 हैं और 32 अगर 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका जो लास्ट रजिस्टर बनेगा वो 31 बनेगा और 31 आपको पता है कि 5 बिट्स में रिप्रेज़ेंट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई हमारे हमारे पास जो किसी भी रजिस्टर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए मैक्सिमम बिट्स हैं वो 5 ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो सोर्स रजिस्टर्स हैं, वो सोर्स रजिस्टर्स हम क्या कर लेंगे, डिकोडिंग के अंदर मिल जाएँगे और हमें एक्चुअल में जो मिलेगी वैल्यू वो उस सोर्स रजिस्टर के जो नंबर हैं, वो मिलेंगे। तो हमारे पास अगर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, रीड रजिस्टर नंबर ए, रीड रजिस्टर नंबर बी। तो 2 रजिस्टर ए या बी जो भी हमारे पास सोर्सेज़ के उनके नंबर्स को रीड किया। अब वो नंबर अगर 16 और 17 है तो हम कहेंगे कि जी S0 इज़ द रजिस्टर एंड S1 इज़ रजिस्टर। अगर 8 एंड 9 थे तो T0 और T1। तो हमें पता है कि हर रजिस्टर का जो नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। तो अब इसी डिफरेंट नंबर्स की बेस के ऊपर हम इसका क्या करेंगे, उन रजिस्टर्स का डाटा रीड कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 16 नंबर था किसी रजिस्टर का, तो वो रजिस्टर का जब नंबर आपने रीड किया, तो उस नंबर के अगेंस्ट S0 का अप्रोच होगा और S0 में जो डाटा होगा वो आप रीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिकोडिंग के अंदर हमारे पास जो है वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन में जो भी डाटा अवेलेबल होता है, रजिस्टर्स हैं या कांस्टेंट्स हैं, तो वो कांस्टेंट या इमीडिएट की वैल्यू या रजिस्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं या रजिस्टर के जो नंबर होते हैं एक्चुअल में डिकोडिंग के अंदर हमें वहाँ तक एक्सेस मिल जाती है या वो नंबर वहाँ जो हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी पहला जो स्टेप है वो फेचिंग है, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, डिकोडिंग। डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम हो गया। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंदर हमें जो हमारी एक्सेस थी वो हमारी डाटा तक आ गई। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे S0 और S1 ये दोनों रजिस्टर्स का डाटा, अगर S0 और S1 सोर्स रजिस्टर्स हैं और S2 अगर डेस्टिनेशन रजिस्टर है और एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, अगर हम लिख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे कि S0 और S1 अगर सोर्स रजिस्टर्स हैं, तो इन दोनों रजिस्टर्स का डाटा मिल चुका है। अब मिलने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो रोल आएगा वो ALU का रोल आएगा। अब ALU ने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ ऑफ एडिशन, ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो अब आप क्या करेंगे कि ऐड की इंस्ट्रक्शन के लिए इन दोनों रजिस्टर्स को ऐड करेंगे। सॉरी, दोनों रजिस्टर्स की जो वैल्यू होंगी उनको ऐड किया जाएगा। तो ये जो हमारे पास है इसका मतलब है अब ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट हो रही है। तो इसका मतलब है नाउ दिस इज़ द टाइम टू एग्ज़ीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड के बाद जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। तो इसका मतलब है अब आप क्या करेंगे कि एएलयू है और एएलयू उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा। अब एग्ज़ीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और वो रिज़ल्ट क्या होगा, उन दोनों जो रजिस्टर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ थी, उनके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट है।
अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो एडिशन का रिजल्ट, अगर S0 में 2 है और S1 में 3 है, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2 + 3 = 5 आएगा। अब वो 5 कहाँ पर जाएगा? हमें पता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन में 2 सोर्स रजिस्टर्स हैं और एक डेस्टिनेशन है। दोनों सोर्स रजिस्टर्स का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने उसका डाटा लेके उस पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए सोर्स पे। अब हमारे पास जो काम रह गया रिजल्ट आने के बाद, वो है डेस्टिनेशन रजिस्टर का काम। अब होगा क्या कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है वो वापस हमारे पास एएलयू से रजिस्टर्स की तरफ जाएगा और राइट डाटा होगा हमारे पास। ये रिजल्ट देखिए वापस जा रहा है जो रजिस्टर्स हैं उसके अंदर, और राइट रजिस्टर डाटा, ये डाटा ने राइट होना, लेकिन कहाँ पर? उस रजिस्टर में जो डिकोडिंग के दरमियान में या डिकोडिंग के टाइम पर हमें मिल चुका था एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, राइट रजिस्टर नंबर। तो ये वो रजिस्टर नंबर है, या इस नंबर के अगेंस्ट जो भी रजिस्टर है उस पर हमारे पास जो डाटा है वो राइट हो जाएगा जी, एएलई का रिजल्ट बनकर। आई थिंक सो कि जी आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब है कि आर टाइप के अंदर हमने हमने लास्ट डिस्कशन में ये चीज़ जो है डिटेल में देखी थी कि हमारे पास अगर सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है, तो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन चाहे कोई भी हो, उसने जो टोटल साइकिल्स लेने हैं, उसने टोटल साइकिल्स 5 ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 5 साइकिल्स या 5 स्टेजेस से कम स्टेजेस यूज़ की हैं, तो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स भी कम हो जाएँगे। नहीं जी, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर हर इंस्ट्रक्शन एक फिक्स साइकिल के ऊपर काम करती है, और वो क्या है, 5 साइकिल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर अगर आपको दे दिया गया और फिर चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन आपसे आपको दी गई है, तो आपने उस इंस्ट्रक्शन में को एज्यूम ये करना है कि ये 5 साइकिल्स ले रही है, ठीक है? चाहे उसकी स्टेजेस 5 नहीं है। आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर 5 हमारे पास बेसिक जो है वो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इंस्ट्रक्शन फेच, दूसरी होती है इंस्ट्रक्शन डिकोड, तीसरी होती है एग्जीक्यूशन, चौथी होती है मेमोरी, और मेमोरी के बाद राइट बैक वाला ऑपरेशन आपके पास आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लेना है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड कर लिया, एग्जीक्यूशन है, तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो मेमोरी का होगा, और मेमोरी के बाद आपके पास जो स्टेज आएगी दैट इज़ ऑफ राइट बैक की स्टेज आएगी। अगर आप आर टाइप इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो आपको पता चल गया है कि इस आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच तो हो रही है, इंस्ट्रक्शन डिकोड भी हो रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास अब मेमोरी वाला काम नहीं हो रहा। अगर आपके पास मेमोरी वाला काम नहीं हो रहा, तो अब आपने देखा कि आपके पास एएलयू के फौरन बाद क्या हो रहा है, आपके पास राइट बैक वाला काम हो रहा है। इसका मतलब है कि जी अब आपने अपना जो है जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आपने अपडेट कर देना है एएलयू के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 साइकिल यूज़ हो रहे हैं, और 4 साइकिल्स में इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, एग्जीक्यूशन है और राइट बैक वाला। मेमोरी क्योंकि आर टाइप में यूज़ नहीं होती, तो इसलिए हम मेमोरी को यूज़ कर भी नहीं रहे। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेमोरी का ऑपरेशन अगर आ जाता है। अगर हमारे पास मेमोरी ऑपरेशन आ जाता है, तो इस मेमोरी के ऑपरेशन में क्या होगा कि हमने देखा था कि लेट्स सपोज़ अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो वो नॉर्मली क्या करती है कि आपके डाटा को मेमोरी से रीड करती है और किसी रजिस्टर में राइट करती है। इसका मतलब है मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है लोड पर्पज़ के लिए। इसकी जगह पर हमारे पास एक और पर्पज़ हो सकता है, अगर आप मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं, और वो पर्पज़ है आपके पास मेमोरी को राइट करने का पर्पज़। और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होगी वो स्टोर वर्ड की एसडब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन होगी, अभी एलडब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन है। ओके जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। अगर इंस्ट्रक्शन आ चुकी है इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर, प्रोग्राम काउंटर से इसका एड्रेस आ गया इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद हमें मिल गई है। अब अगर इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई है जी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, तो अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें, तो हमने कहा कि जब भी इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, तो इंस्ट्रक्शन में जो भी डाटा होता है वो डिकोड हो रहा होता है। अब इंस्ट्रक्शन पे गौर करें, तो आपको S3 एक सोर्स रजिस्टर नज़र आ रहा होगा, और 450 भी एक सोर्स इमीडिएट नज़र आ रहा होगा। ये दोनों को मैंने सोर्स इसलिए कहा क्योंकि ये मेमोरी है, और मेमोरी से डाटा को लेना है और रखना कहाँ पर है, हमें रजिस्टर के अंदर रखना है। तो इसका मतलब है जहाँ से हमें डाटा मिलेगा दैट इज सोर्स, और जहाँ पर हमने उसको स्टोर करना है या सेव करना है या रखना है दैट इज डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोर्स वैल्यू है वो एक मेमोरी है,
और मेमोरी को लिखने का तरीका तो ये है कि आप ऑफसेट और ब्रैकेट्स के अंदर एक रजिस्टर लिख देते हैं और उस रजिस्टर को दैट इज़ अ बेस रजिस्टर और हमारे पास जो 450 होता है दैट इज़ द ऑफसेट वैल्यू। तो लिखने का रिप्रेजेंट करने का तो ये तरीका है, लेकिन इस मेमोरी को एक्सेस करना है, तो इस मेमोरी पर जाने का जो हमारे पास तरीका होता है, वो ये होता है कि आप मेमोरी के एड्रेस को कैलकुलेट भी करें। मेमोरी के एड्रेस को जो कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस का एक फ़ॉर्मूला है। हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं मेमोरी का और इफेक्टिव एड्रेस क्या है कि आपके पास जो ऑफसेट वैल्यू है, उसमें आप इस बेस एड्रेस को ऐड कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि अब आप ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने इस मेमोरी के एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए 450 और S3 के अंदर, तो इन दोनों को मैंने कहा कि ये सोर्स वैल्यूज़ हैं, ये सोर्स वैल्यू इसलिए है क्योंकि इससे जो एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से हमें वो डाटा मिलेगा, जो हमारे पास सोर्स डाटा है, जिसको हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर की तरफ लेकर जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारे पास ये 450 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू है, ये और S3 डिकोडिंग के अंदर अब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। S3 डाटा का S3 रजिस्टर का नंबर मिलेगा, 450 इमीडिएट वैल्यू एज़ इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और ST1 जो हमारे $T1 जो हमारे पास है, ये $T1 का नंबर हमें मिलेगा एज़ अ डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पे। ओके जी, ये देखिए सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन की जो ऊपर वाली एरो रेड लाइन है, उसके आगे लिखा हुआ है रीड रजिस्टर नंबर ए। इसका मतलब ये है कि डिकोडिंग के अंदर हमें S3 दैट इज़ रजिस्टर नंबर ए, उसका नंबर मिला और फिर हमें उसका डाटा मिल गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें पता है कि ये आई टाइप इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आई टाइप इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आई टाइप के अगर फॉर्मेट को हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमने इसको डिस्कस किया है ये 16 बिट्स रिज़र्व हैं आपके कांस्टेंट्स के लिए, इमीडिएट वैल्यूज़ के लिए। तो अगर आप किसी भी ऑफसेट वैल्यू या इमीडिएट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं कितनी बिट्स में आएगा, तो वो 16 बिट में आएगा। तो हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये 16 बिट का जो इमीडिएट है, ये ऐड होने जा रहा है आपका 32 बिट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर के अंदर जो डाटा होगा, वो 32 बिट का होगा। ये 32 बिट का डाटा और ये 16 बिट का इमीडिएट आपस में ऐड होने जा रहा है, जो कि नहीं होंगे। तो दोनों की बिट्स सेम होना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे हम इन 16 बिट जो इमीडिएट वैल्यू है इसको साइन एक्सटेंड करके 32 बिट्स में चेंज करेंगे। साइन एक्सटेंड का मतलब ये है कि अब 16 बिट्स तो आपके पास हैं, तो अब हायर 16 बिट्स अपेंड करेंगे एज़ 0 नंबर, ठीक है? तो आप ज़ीरोज़ अपेंड करेंगे, 16 ज़ीरोज़ अपेंड करेंगे और इस लोअर बिट्स के आगे इनको अपेंड करेंगे। तो इसका मतलब है 16 बिट का आपके पास S3 ये जो आपके पास 450 है ये लीस्ट 16 बिट्स में आ जाएगा और मोस्ट 16 बिट्स में आपके पास साइन एक्सटेंड के पास ज़ीरोज़ आ जाएँगे। तो टोटल आपके पास नंबर 450 रहेगा लेकिन अब ये क्या होगा 32 बिट्स में रिप्रेज़ेंट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये जो 450 है और ये S3 है ये दोनों डिकोड हो चुके हैं। डिकोड होने के बाद अब एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस में इन हो गए हैं। एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस क्या होगा कि एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि एएलयू का ऑपरेशन एएलयू का रोल आता है और एएलयू ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है। और एएलयू ने क्या करना है सिंपल इन दोनों को ऐड करके आपके मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि एएलयू के बाद आपके पास मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन फेच के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्ज़ीक्यूशन और एग्ज़ीक्यूशन में आपके पास मेमोरी का एड्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब एग्ज़ीक्यूशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो मेमोरी की स्टेज आएगी। तो अब आपके पास क्या हुआ कि अब आप देखें कि ये मेमोरी का एड्रेस आ गया, आपने रीड एड्रेस किया और जब आपने इस मेमोरी के एड्रेस को एक्सेस कर लिया, इस एड्रेस पे जब आप पहुँच गए तो इस एड्रेस से आपको डाटा चाहिए और वो डाटा आपके पास कहाँ जाएगा? आपके रजिस्टर में जाएगा। इसका मतलब है अगर ये देखें तो रीड डाटा किया और ये वापस आपके राइट रजिस्टर डाटा और ये डाटा किस रजिस्टर पे राइट होना है? तो आप देखें कि अब आपके पास ये दूसरा एरो नज़र आ रहा है रजिस्टर में इस दूसरे एरो के ऊपर लिखा हुआ है राइट रजिस्टर नंबर तो इसका मतलब ये हुआ कि डिकोडिंग के अंदर आपके पास उस रजिस्टर का नंबर भी मिल गया था जिसके ऊपर आपने राइट करना था डाटा। तो ये अब आपके पास लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें इसी को अगर एज़ अ स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, तो स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन के में अगर हमने इसको यूज़ करना है तो अब हमारे पास डेस्टिनेशन चेंज, हमारे पास सोर्स चेंज बिल्कुल आपस में अपोज़िट हो गया। अब सोर्स हमारे पास क्या हो गया? अब सोर्स हमारे पास हो गया डॉलर साइन T1 तो डॉलर साइन T1 जो कि डेस्टिनेशन था अब हमारे पास सोर्स हो गया और हमारे पास ये जो मेमोरी है ये सोर्स थी तो अब ये क्या बन गई है डेस्टिनेशन बन गई है। लेकिन याद रखिएगा कि मेमोरी रेफरेंस के अंदर दोनों कंडीशन में चाहे रीड करना है चाहे राइट करना है आपको मेमोरी को ही एक्सेस करना है और मेमोरी विदाउट एड्रेस एक्सेस नहीं हो सकती
और जो एड्रेस होता है वो विदाउट कैलकुलेशन, आप जब तक उस एड्रेस को कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, आप उस एड्रेस पे पहुंच नहीं सकते। इसका मतलब है कि एएलयू के पास अब ऑफसेट और आपके पास बेस एड्रेस दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि वो इन दोनों को ऐड करके मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करे। उस एड्रेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, अगर लोड वर्ड है तो रीड का ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, अगर स्टोर वर्ड है तो उस एड्रेस पे आपने क्या कर देना है, जो है वो डाटा को राइट कर देना है। तो अब होगा क्या कि 450 और S3 अभी भी एएलयू के पास ही जाएंगी, एएलयू के इनपुट अभी भी यही बनेगी, और अभी आपके पास जो एड्रेस कैलकुलेट होगा उस एड्रेस पे अब डाटा आपने रीड नहीं करना बल्कि राइट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपली आसानी के लिए क्या करेंगे कि एक एरो ऐसे डायरेक्ट सीधा एएलयू से जो रिजल्ट निकल रहा है इसका सीधा मेमोरी के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे राइट एड्रेस, कि ये वो एड्रेस है जहाँ पर जाके हमारे पास डाटा क्या होना है, राइट होना है। और डाटा कौन सा राइट होना है, अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो दूसरा रजिस्टर है दैट इज $T1, जो कि अब आप देख सकते हैं रजिस्टर में ऊपर वाले जो लाइन है रीड रजिस्टर डाटा ए, वो तो एएलयू में जा रही है, लेकिन इसके नीचे एक और लिखा हुआ है जो राइट रजिस्टर नंबर के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है रीड रजिस्टर डाटा बी, कि अब वो जो दूसरा रजिस्टर डाटा है उसका डाटा रजिस्टर जो है उसका जो डाटा है वो यहाँ से आपको मिल रहा होगा। तो आप यहाँ से एरो लेंगे और ये जो डाटा होगा इस डाटा बस के थ्रू $T1 का जो डाटा है ये मेमोरी में जाना है, तो यहाँ से डाटा एरो निकलेगा और आपके मेमोरी में जाके राइट एड्रेस कर देगा। इसको देखते हैं जी। ये देखें ये राइट एड्रेस हुआ, और ये सेकंड आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास एज ए सोर्स रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर जो है एज ए सोर्स वो डिकोड हुआ। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये आपके पास वो जो है वो डाटा है, जिस डाटा को आपने इस मेमोरी पे राइट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं जी ब्रांचेस की सिनेरियो। ब्रांच के सिनेरियो के अंदर आपको पता है कि आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि ब्रांच अगर इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल, ये इफ और एल्स कंडीशनल जंप्स आपके पास हैं। इसके अंदर आप कंडीशन को चेक करते हैं, जब तक कंडीशन मीट नहीं हो जाती तो कंडीशन को मीट जब तक नहीं होगी तब तक आपके पास जो भी कंडीशनल जंप है वो जंप नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू जंप फ्रॉम ए लेवल टू वर्स द बी लेवल, तो जब तक आपके पास वो जो कंडीशन होगी ए लेवल के अंदर जिसकी बेसिस पे आपने जंप करना था वो फुलफिल नहीं हो रही होंगी, तो आपके पास जंप कर नहीं हो सकता। अगर वो फुलफिल हो जाती हैं या ट्रू हो जाती है वो कंडीशन तो फिर आपके पास जंप हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास बिल्कुल उसके नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी PC+4 वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके जी। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि ब्रांच इक्वल जो इंस्ट्रक्शन है, जब ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो अब डिकोडिंग का प्रोसेस होगा। अब डिकोडिंग के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास S2 है और आपके पास S1 है, ये दोनों रजिस्टर्स आपके पास हैं। ये दोनों रजिस्टर डिकोड होंगे, और इन इसके अलावा आपके पास तीसरी जो चीज है दैट इज ऑफ 42 लेबल है, ये एक एड्रेस है, इमीडिएट वैल्यू है। आपको पता है कि ब्रांच इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल ये दोनों भी आपके पास क्या होती है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई टाइप इंस्ट्रक्शन है। और अगर ये आई टाइप इंस्ट्रक्शन है तो आपके पास ये जो 42 इमीडिएट वैल्यू आ रही है इसके लिए जो आपके पास जो बिट्स होंगी वो 16 बिट्स रिजर्व होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर अगर कोई भी ऑपरेशन अगर आपने अप्लाई करना है तो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए इसको 32 बिट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इंस्ट्रक्शन डी कोडिंग के अंदर आपके पास मिल जाएगी, और इस कांस्टेंट वैल्यू को साइन एक्सटेंड के बाद 32 बिट में चेंज करेंगे। 32 बिट में जब चेंज कर देंगे तो 32 बिट वाला जो आपके पास वैल्यू होगी उसको आप इमीडिएट आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है हमने लास्ट टाइम इसको बड़ा ब्रीफली हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि जब ब्रांचेस की इंस्ट्रक्शन होती हैं तो नॉर्मली आपके पास एक जंप अकर होता है। और जंप कैसे होता है कि अब हमने क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर नॉर्मल ऑपरेशन नॉर्मल मोड के अंदर PC+4 से इंक्रीमेंट हो रहा होता है, कि प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी में चला गया, अब उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए अपने आप को अपडेट करना होता है। तो सिंपल आप क्या करते हैं PC+4 के लिए PC+4 करके वो अपने आप को अपडेट कर ही जाता है, और नेक्स्ट से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोग एक्सेस कर लेते हैं, वो एग्जीक्यूट होती रहती है। लेकिन जब आपके पास ये कंडीशनल जंप्स की बात आती है, ब्रांचेस की बात आती है, तो इसके अंदर अब आपके पास नॉर्मली हो क्या होता है, अब आपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर PC+4 वाला एड्रेस नहीं रखना होता, बल्कि आपके पास कुछ 5-7 इंस्ट्रक्शन छोड़ने के बाद आप जा रहे होते हैं। इसका मतलब है PC+4 तो इंस्ट्रक्शन से अगली वाली इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका एड्रेस होता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 इंस्ट्रक्शन या 10 से 20 इंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगर आप जा रहे हैं नीचे
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास पीसी प्लस 4 नहीं है, बल्कि अब आपके पास पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग का के थ्रू आपके पास प्रोग्राम काउंटर ने अपडेट होना है। और पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है हमें पता है। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग में चैट बॉक्स में आपके पास ये फार्मूला लिखता हूँ कि पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 4। ओके जी, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4। पीसी प्लस 4 तो नॉर्मल हो ही रहा है कि प्रोग्राम काउंटर से डायरेक्ट एड्रेस जो वैल्यू होती है वो एएलयू में जाती है और 4 ऐड होकर जो रिजल्ट आ रहा है तो इंस्ट्रक्शन फैचिंग के अंदर हमने देखा था पीसी प्लस 4 तो हो रहा है, ये तो वैल्यू हमें एज इट इज मिलेगी। अब इशू ये है कि अब आपके पास आई क्या है और इसको मल्टीप्लाई करके 4 के साथ करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको अब आपने फिर से ऐड करना है पीसी प्लस 4 के साथ और जो रिजल्ट आएगा वो इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीसी प्लस 4 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 4 ये जो टोटल आपके पास कैलकुलेशन रिजल्ट होगा ना, अब ये आपके पास वापस आपके पास कहाँ जा रहा होगा, आपके प्रोग्राम काउंटर में जा रहा होगा और प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहा होगा। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमने देखा ना कि आई क्या है। आई नॉट 16 बिट वैल्यू, जो 42 आपको नजर आ रहा है आई टाइप इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये 42 16 बिट्स में होगा। जब आप इसको साइन एक्सटेंड करके 32 बिट में चेंज कर देंगे ना, नाउ दिस इज एन वैल्यू ऑफ आई इमीडिएट। अब आपके पास ये होगा 32 बिट में हमने ट्रीट करना होता है। अब आपके पास आई आ गया साइन एक्सटेंड करने के बाद, जब आपके पास साइन एक्सटेंड के बाद आई आ चुका है तो अब आपने आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन होता है वो शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट से कर लेते हैं, ठीक है। और कितने से अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर n रखें और वो 4 बन जाए, तो इसका मतलब है 2 की पावर अगर मैं 2 रखूंगा तो वो 4 बन जाएगा। इसका मतलब जो 2 की पावर रखी है उतनी बिट को शिफ्ट करना है और 2 की पावर 2 रखी है तो इसका मतलब है मैं शिफ्ट लेफ्ट 2 करूंगा इस इमीडिएट वैल्यू को, तो मेरे पास वो जो इमीडिएट वैल्यू है उसका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है जी। इंस्ट्रक्शन ये 16 बिट्स को हमने 32 बिट में चेंज किया। 32 बिट में चेंज करने के बाद हमारे पास इमीडिएट वैल्यू आ गई जी। मैं कह रहा हूँ कि 16 बिट ऑफसेट वैल्यू नहीं होगी इमीडिएट, बल्कि आप इसको साइन एक्सटेंड करेंगे 32 बिट आ गया। अब 32 बिट वैल्यू ये जो है ना ये आई है। अब इस आई को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो शिफ्ट लेफ्ट 2 करेंगे। शिफ्ट लेफ्ट बाय 2 किया, अब आपके पास आई मल्टीप्लाई बाय 4 वाला काम आ गया। अब आपने देखा कि आई मल्टीप्लाई बाय जो 4 है ये सिंपल ऐड हो रहा है पीसी प्लस 4 के साथ। पीसी प्लस 4 आपने पहले ही फैचिंग के अंदर कर लिया हुआ था, वही डाटा आपने एक्सेस करना है और आपने ये रिजल्ट निकाल लेना है। अब ये जो रिजल्ट आया है एएलयू का, अब ये जो रिजल्ट है ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए है कि अगर ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में जाएगा तो अब आपके पास जंप वाला जो एड्रेस था, ये आपके पास 10 या 20 इंस्ट्रक्शन के बाद आपने जो जंप करके जिस इंस्ट्रक्शन पे जाना था, जिस इंस्ट्रक्शन में जाना था उसका ये एड्रेस कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन इज इसके क्या जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी फौरन से हमने जंप कर देना है, तो आंसर इज नो। जब तक हमें हमने कहा कि एग्जीक्यूशन ये जो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग के प्रोग्राम काउंटर का जो ये अपडेट होना है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस कंडीशंस के फुलफिल होने की गारंटी ना कर लें। और वो गारंटी कैसे होगी कि जब तक S2 और S1 इक्वल ना हो जाए। और इक्वल का क्या मतलब होता है कि S2 में भी वही डाटा है जो S1 में है। फॉर एग्जांपल S2 में 5 है, S1 में भी 5 है, तो आप क्या करेंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। अब 0 का आंसर आना लाजमी है इक्वलिटी के लिए, और अगर नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं तो फिर आंसर 0 ना आना बहुत जरूरी है। तो ब्रांच इक्वल का केस हो और आपके पास आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई है, अब आपके पास जंप होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपके इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर दोनों रजिस्टर की वैल्यू आई थी, दोनों रजिस्टर की वैल्यू में से वो डाटा रजिस्टर की जो वैल्यू आई थी उन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के बाद आपके पास 0 रिजल्ट जो है, आपने एएलयू डिजाइनिंग की असाइनमेंट की है तो उसके अंदर आपने देखा है कि जी जो आपके पास एएलयू डिजाइन हो रहा होता है तो उसके अंदर जो आपके पास 0 आउटपुट होती है, एक आउटपुट 0 वो कैसे आती है, आप लोगों ने इसकी डिजाइनिंग हमने की है असाइनमेंट में। तो ये जो 0 है बेसिकली दिस इज अ फ्लैग वैल्यू, या ये 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब ये है कि जो भी कंडीशन है वो मीट नहीं हुई, ठीक है, यानी कि ब्रांच इक्वल है तो अगर उसका ये 0 फ्लैग में वैल्यू 0 है
तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब ब्रांच इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये 0 जो वैल्यू है ये हाई हो जाती है और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाती है, तो 1 होने के बाद ये फ्लैग की वैल्यू को चेक किया जाता है, और फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहते हैं कि ब्रांच इक्वल का ऑपकोड था और वैल्यू 1 आ गई है। अब आप सिंपल क्या करें, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दें। और प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम काउंटर ये जो एड्रेस कैलकुलेट किया है आपने पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू, ये रिस्क पर है कि शायद इस एड्रेस पे जाना पड़े और शायद ना भी जाना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम काउंटर में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। प्रोग्राम काउंटर में जाने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या थी? पहली चॉइस तो ये है कि अगर तो ब्रांच कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो आप क्या करेंगे, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग वाले जंप पे इस वाले पे चले जाएंगे, ये जो कैलकुलेट किया है। और अगर नहीं होती, ये सिनेरियो भी तो हो सकता है ना, और अगर ये नहीं होती तो तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपल पीसी प्लस 4 वाला जो प्रीवियस वैल्यू थी उसी से अपडेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम काउंटर के पास अब दो ऑप्शन है कि या तो पीसी प्लस 4 से उसने अपडेट होना है, या फिर ये जो ब्रांच के केस में आपने पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग का जो ये एड्रेस कैलकुलेट किया इसके थ्रू, ये दोनों वैल्यूज में से किसी एक ने सिलेक्ट होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पीसी प्लस 4 वाला ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पीसी प्लस 4, इस कर्सर भी मेरा है, ये पीसी प्लस 4 वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये जो एएलयू का जो रिजल्ट है ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किसी मक्स में जाएंगी, और उस मक्स की वैल्यू जो सिलेक्शन पिन होगा, सिलेक्शन जो स्विच होगा, ये सिलेक्शन इसके जो हमारे पास होती है कंट्रोल सिग्नल जो होगा कंट्रोल यूनिट का, अब वो मक्स के थ्रू कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या देखेगा कि ओप कोड ब्रांच इक्वल का होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रांच इक्वल का ओप कोड है और उसके साथ साथ आपके पास जीरो फ्लैग भी एक्टिव है, इस सिनेरियो के अंदर आपके पास पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग वाला जो वैल्यू होगी मक्स के थ्रू, वो वाली वैल्यू प्रोग्राम काउंटर को भेजी जाएगी। अदरवाइज प्रोग्राम काउंटर को पीसी प्लस 4 वाली वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू भेजी जा सकती है। ओके जी, नॉर्मल इसमें हो क्या रहा है कि आई जो आपके पास है, आई मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन है 16 बिट की वैल्यू है, ये 16 बिट पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। आप इस 16 बिट को साइन एक्सटेंड करके 32 बिट में लेके जाते हैं। अब आपके पास ये वैल्यू जो आई है, ये आई की वैल्यू, इमीडिएट की वैल्यू आ गई है। सॉरी, अगर ये इमीडिएट की वैल्यू आ गई है तो इस इमीडिएट की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता है, और हमें पता शिफ्ट लेफ्ट 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 में आपने सिंपल पीसी प्लस 4 ऐड किया और आपके पास इमीडिएट वैल्यू आ गई है। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन इज दिस के जी, अब हम आर टाइप और आई टाइप दोनों इंस्ट्रक्शन को ऐड करते हैं। अगर हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने के बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कि एक ही आर्किटेक्चर है और एक ही आर्किटेक्चर में आर टाइप ने भी फॉलो करना है, उसने भी एग्जीक्यूट होना है, और आई टाइप ने भी एग्जीक्यूट होना है। अगर दोनों इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है तो इस सिनेरियो के अंदर हमने जो चीज है जिसको बड़े गौर से देखना है वो ये है कि ई एल यू का जो फर्स्ट सोर्स है वो दोनों कंडीशन में रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर से ही आना है। लेकिन अब जो सेकंड सोर्स है, अगर आपके पास लोड वर्ड है तो हमने देखा लोड वर्ड के सिनेरियो के अंदर ये इमीडिएट वैल्यू और ऊपर से रजिस्टर, ये दोनों ही एएलयू का सोर्स होते हैं और ऐड होने के बाद मेमोरी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आर टाइप आपके पास है तो आर टाइप के अंदर आपके पास जो सेकंड, आर टाइप के अंदर तो सिर्फ रजिस्टर्स ही रजिस्टर्स होते हैं, सोर्स भी रजिस्टर्स होते हैं, डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एएलयू का सेकंड सोर्स होगा वो रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर की ये जो वैल्यू है ये रजिस्टर से ही ऑब्वियसली निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एएलयू का जो सेकंड सोर्स है वो या तो रजिस्टर से आ रहा होगा अगर आर टाइप है, या फिर वो ये इमीडिएट वैल्यू आ रही होगी अगर वो आई टाइप इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शंस को देख के हम सूटेबल मक्स लगा लेते हैं। और मक्स हमें क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास आर टाइप और आई टाइप दोनों इंस्ट्रक्शन एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में कोई एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर एक इंस्ट्रक्शन ने एक वक्त में एग्जीक्यूट होना है तो वो या आर टाइप होगी या फिर आई टाइप होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ए का जो सेकंड सोर्स है वो एक वक्त में या तो रजिस्टर से आ रहा होगा, और अगर रजिस्टर से नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो ये इमीडिएट वैल्यू जो होगी उसको एज ए सोर्स यूज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू ने सिलेक्ट होकर जाना है। तो इसका मतलब 2 क्रॉस 1 का मक्स लगाएंगे और कंट्रोल सिग्नल जो होगा कंट्रोल यूनिट से वो डिसाइड करेगा कि कौन किस डाटा ने जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या किया कि सिंपल सेकंड जो हमारे पास रजिस्टर है उसका जो डाटा है वो मक्स में चला गया, और नीचे से हमारे पास जो इमीडिएट वैल्यू है वो भी मक्स में आ गई। अब क्या होगा, इसका जो कंट्रोल यूनिट का जो सिग्नल होगा इस मक्स के पास आएगा। अगर ये आर टाइप हुआ, इसका मतलब है अगर मेरे पास जो ओप कोड है वो जीरो गया, तो जीरो ओप कोड के केस के अंदर इस मक्स की वैल्यू भी
जीरो हो जाएगी कंट्रोल यूनिट की तरफ से, और जीरो वाला डाटा जो है वो सिलेक्ट हो गया, एएलयू की सेकंड सोर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है रजिस्टर वाला काम हो गया। लेकिन अगर हमारे पास आई टाइप इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड के अकॉर्डिंगली आपके पास कंट्रोल यूनिट जो होगा वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, इस मक्स को वन कर देगा, और वन के केस के अंदर ये इमीडिएट वैल्यू जो है ये आपके पास एएलयू का सेकंड सोर्स बनेगी, और अब आपके पास कैलकुलेशन होकर रिजल्ट जो है वो आगे चला जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि आप ये देख रहे हैं रजिस्टर के अंदर सबसे नीचे लिखा हुआ है राइट रजिस्टर डाटा। क्या आपने जो आपके पास रजिस्टर है वो डेस्टिनेशन है, यानी कि डेस्टिनेशन जो आपके पास पॉइंट है वो एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर को आप अपडेट कैसे करते हैं? हमें पता है कि अगर हमारे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर आप दो इंस्ट्रक्शन को जब ऐड करते हैं तो एएलयू का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को आप डेस्टिनेशन जो आपके पास वो है रजिस्टर उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एएलयू की आउटपुट है वो भी आती है रजिस्टर में, राइट रजिस्टर डाटा बन के। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपके पास जब लोड वर्ड की सिर्फ और सिर्फ लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी, उसी केस के अंदर मेमोरी से डाटा ले सकते हैं आप। लोड वर्ड के अलावा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि आप मेमोरी को एक्सेस करके वहां से डाटा को रीड पर्पस के लिए ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिर्फ और सिर्फ लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, मेमोरी से डाटा को रीड करेंगे, और वो जो मेमोरी का रीड डाटा होगा वो वापस आपके रजिस्टर में आके स्टोर हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर्स के अंदर दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि आपके पास एएलयू का रिजल्ट आ जाए। अब एएलयू का रिजल्ट सिर्फ आर टाइप में नहीं, आई टाइप में भी आ सकता है। जैसा कि आप क्या कर लें, किसी कांस्टेंट वैल्यू को रजिस्टर की वैल्यू से ऐड करते हैं, तो है तो ऐड इमीडिएट आई टाइप होगी ना, लेकिन रिजल्ट किसका है, एएलयू का रिजल्ट है। तो इसका मतलब है जब आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या आर टाइप का कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एएलयू का जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट आपके पास रजिस्टर में अपडेट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास मेमोरी को एक्सेस कर लिया आपने, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो अब आपके पास जो रजिस्टर्स के अंदर जो राइट रजिस्टर डाटा आ रहा होगा वो मेमोरी से आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एरो है राइट रजिस्टर डाटा वाला, ये दो जगह से आ सकता है, या तो एएलयू आउटपुट से या फिर आपके पास मेमोरी से आ सकता है। इसका मतलब है दो ऑपरेशंस है, दो ऑप्शंस है, इन दोनों ऑप्शन में से जाहिर है एक ही इंस्ट्रक्शन होगी ना एक वक्त में। तो अब आपके पास नॉर्मली क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे कि किसने यहाँ पर आना है, तो अब आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे दो में से एक, वही 2x1 का मक्स लगेगा, और उस मक्स के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, ये देखें जरा, अब ये 2x1 का मक्स लग गया है, और अब आप इसको देखें तो जीरो के ऊपर एएलयू का रिजल्ट आ रहा है और वन के ऊपर मेमोरी का रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ओप कोड के अकॉर्डिंगली अब देखेंगे कि अगर ओप कोड सिर्फ और सिर्फ लोड वर्ड का होगा, तो दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन द कंट्रोल सिग्नल वैल्यू फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट विल बी वन फॉर दिस पर्टिकुलर मक्स। इस मक्स में वन तभी हो सकती है वैल्यू जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो मेमोरी से डाटा को लेगी निकालेगी या रीड पर्पस के लिए मेमोरी को एक्सेस करेगी। तो इसका मतलब है अगर लोड वर्ड नहीं है और अगर आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो हर सिनेरियो में जब जब डेस्टिनेशन रजिस्टर होगी और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, हर सिनेरियो में इस मक्स की वैल्यू जीरो ही रहेगी। क्लियर हो गया जी? प्लीज फीडबैक। सबसे पहले तो आप देखें कि मक्स का पर्पस होता क्या है। मक्स का पर्पस ये होता है, जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैं उनको रिपीट कर दूं जरा कोई के लिए। मक्स का पर्पस ये होता है कि जब आपके पास इनपुट एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और उसमें से आपने एक वक्त में एक इनपुट को सिलेक्ट करके आगे भेजना हो, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, उन इनपुट्स में से सिलेक्शन स्विच लगा देते हैं जो इनको सिलेक्ट करके आगे भेजता है। वो जो सिलेक्शन स्विच है दैट इज मक्स मल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब ये है कि जब जब आपके पास ऑप्शंस एक से ज्यादा होंगी और उन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को कंट्रोल करना है या एक्सेस करना है या उसमें से सिलेक्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, उस उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्शन स्विच लगा देंगे, मस्त लगा देंगे। वही काम किया कि अगर हम इसको दरमियान वाले ये जो एएलयू है, एएलयू का सेकंड सोर्स है, तो अगर आप गौर करें, अगर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर दो रजिस्टर का डाटा ऐड हो रहा होगा अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि पहला सोर्स भी रजिस्टर है, दूसरा सोर्स भी, दो रजिस्टर है ना, तो मतलब दो सोर्स हैं। तो पहला भी रजिस्टर है, दूसरा भी रजिस्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि एएलयू का ये जो सेकंड सोर्स है ये किसी रजिस्टर से आ रहा है अगर आर टाइप है। लेकिन अगर आई टाइप है तो आर्किटेक्चर तो नहीं ना अब कि आर टाइप के लिए अलग आर्किटेक्चर हम डिजाइन कर देंगे, आई टाइप के लिए अलग आर्किटेक्चर, हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग आर्किटेक्चर तो नहीं डिजाइन करेंगे, बल्कि आर्किटेक्चर तो यही रहेगा, इसी के ऊपर से होकर चलनी है ना। तो अगर मैं इसके फिक्स ये एरो फिक्स रजिस्टर के साथ लगा देता
तो उसका उससे क्या होना था कि इमीडिएट के लिए तो कोई एरो था ही नहीं, या इमीडिएट के लिए तो डेटा बस था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मुझे इमीडिएट के साथ भी तो एक्सेस करनी है ना, कि कभी इमीडिएट वैल्यू आएगी, अगर आई टाइप इंस्ट्रक्शन हुई, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हुई, तो कभी तो वो आर टाइप के इंस्ट्रक्शन के केस के अंदर रजिस्टर से डाटा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मेरे पास जो एएलयू की सेकंड सोर्स है वो रजिस्टर से भी आ सकती है और इमीडिएट से भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन की टाइप के ऊपर। तो दोनों टाइप अब हमारे पास कोई भी हो जाए, इंस्ट्रक्शन कोई भी हो जाए, दोनों ही किस्म का डाटा अब अकोमोडेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन दोनों में से जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो डाटा है वो आगे भेजेगा, कि रजिस्टर वाला डाटा आगे भेजना है या कि हमने ये कांस्टेंट वाला डाटा भेजना है। लेकिन ये कैसे करेगा, ये अब कंट्रोल यूनिट, अब इसके 2x1 में हमें पता है कि जो इसके कंट्रोल सिग्नल होता है वो 1 बिट का होता है। तो कंट्रोल यूनिट या तो 0 भेजेगा इसको या 1 भेजेगा, और कंट्रोल यूनिट क्या देखेगा, अगर आर टाइप है ओप कोड क्या भेजेगा, वो ओप कोड की बेस पे इंस्ट्रक्शन की ओप कोड को देखेगा और ओप कोड की बेस के ऊपर ये डिसाइड करेगा। अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है, आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, इसका सेकंड सोर्स जो है वो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, तो अब वो कंट्रोल यूनिट इस मक्स के लिए 0 का सिग्नल भेजेगा, और जब 0 का सिग्नल भेजेगा, 0 पे अगर आप डाटा देखें तो रजिस्टर का डाटा है वो सिलेक्ट होकर एएलयू का सेकंड सोर्स बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आई टाइप इंस्ट्रक्शन है तो आई टाइप के अंदर इमीडिएट वैल्यू आनी चाहिए, वो 1 के ऊपर है, तो कंट्रोल यूनिट ऑप कोड की बेस के ऊपर 1 का सिग्नल जनरेट करेगा, और ये 1 वाला जो आपके पास इनपुट पे अवेलेबल है ये एएलयू की आउटपुट बन जाएगी। जी अरसलान एंड हामिद अली, क्लियर हुआ? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब अपनी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है ना उसको ऐड कर देते हैं। तो सिंपल क्या था कि यहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा था ना, तो हमने पीछे वो जो इंस्ट्रक्शन फैच वाला काम है ना वो ऐड कर दिया। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फैच वाला पोर्शन भी है, इंस्ट्रक्शन डी कोड वाला पोर्शन भी है, एग्जीक्यूशन वाला पोर्शन भी है, और मेमोरी वाला पोर्शन भी है, ठीक है। तो सिंपल अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो वो फैच भी हो जाएगी, इसमें डी कोड भी हो जाएगी, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी और राइट बैक भी हो जाएगी इस आर्किटेक्चर के अंदर। अगर हमारे पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या हो जाएगी, फैच भी हो सकती है आर्किटेक्चर के अंदर। देखें प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आएगी, उस इंस्ट्रक्शन से आपके पास डिकोडिंग हो जाएगी, डिकोडिंग से आपके पास एआरयू से मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, और मेमोरी एक्सेस होने के बाद मक्स के थ्रू आपके पास जो डाटा होगा वो भी हो जाएगा। तो आपके पास तकरीबन आई टाइप और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो इस आर्किटेक्चर पे कंप्लीट फॉलो हो रही है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ी थी दैट इज ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो मुझे बताएं ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब मुझे एग्जीक्यूट करनी है तो प्लीज जी तमाम लोग फीडबैक दें, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों के माइक को ओपन करूं, अनम्यूट करूं और आपसे वो करूं। आप चैट बॉक्स में मुझसे मुझे बताएं कि अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए इसमें क्या चेंजिंग होगी। तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो देखें दो काम होते हैं। पहला काम ये है कि ब्रांच इक्वल है या नहीं है, और अगर इक्वल है तो आपने जंप करना है। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये देखेंगे अगर ब्रांच इक्वल है या नहीं के लिए मुझे क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के अंदर, क्या मुझे वो इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, क्या मेरा प्रोसीजर पूरा हो रहा है? अगर तो हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे फिर उसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है उस पहले काम के लिए। लेकिन दूसरा काम जो है दैट इज़ कि जी मेरे पास ब्रांच के केस के अंदर आप लोग अपना आंसर लिखें नहीं जिनको पता है चैट बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो देखें वो ये है कि ब्रांच के केस के अंदर मुझे क्या होना है, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ता है। तो क्या प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मैं कैसे क्या चेंजिंग करूँगा कि मेरे पास प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में उस वैल्यू के साथ अपडेट हो जाए? जी क्विकली बताएँ जी आंसर। मैंने पढ़ा है कि जब ब्रांच का केस होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि आई मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पीसी प्लस 4। तो ये पीसी प्लस 4 ये आप अगर गौर करें तो ये जो रिजल्ट है जो प्रोग्राम काउंटर में वापस आ रहा है, अब ये प्रोग्राम काउंटर में नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या होगा, ये पीसी प्लस 4 अब एडर में जाएगा ऐड होने के लिए, और एडर की जो दूसरी इनपुट होगी वो इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4 होगी। और इमीडिएट अगर आप देखें ना तो ये है, ये 16 बिट या 32 बिट में साइन एक्सटेंड होने के बाद ये 1 पे आई है। अब यहीं से एक एरो ऊपर की तरफ जाएगा, इमीडिएट शिफ्ट लेफ्ट बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ये वैल्यू और पीसी प्लस 4 ये दोनों वैल्यू अब ऐड होकर जो रिजल्ट आएगा वो और पीसी प्लस 4 इन दोनों में अब आपके पास मक्स लगेगा। ये देखें जरा, ये अब आपके पास इमीडिएट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 होके आई और पीसी प्लस 4 आ गया आपके पास, अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। लेकिन प्रोग्राम काउंटर ने सिर्फ और सिर्फ ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग से अपडेट नहीं होना, अगर ब्रांच इक्वल हुई तो इससे अपडेट होना है, वरना पीसी प्लस 4 से अपडेट होना है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम काउंटर के पास भी दो ऑप्शन है, या ब्रांच इक्वल सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई
तो आपके पास पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग नॉट सेटिस्फाई, तो इसका मतलब है पीसी प्लस 4, तो इसका मतलब है अब ये दोनों आपके पास मक्स के थ्रू कंट्रोल होंगे। ये देखें, तो पीसी प्लस 4 ये मक्स, और मक्स के थ्रू अब आपने अपने प्रोग्राम काउंटर को कंट्रोल करना है। इसका मतलब है कि ब्रांच इक्वल की कंडीशन हो, उसका आउटपुट कंट्रोल यूनिट के पास है, और जीरो फ्लैग भी ऑन है। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो उस केस के अंदर आपके पास जो ये मक्स है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग वाले एड्रेस के थ्रू प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देगा। अदरवाइज अगर इन दोनों में से ब्रांच इक्वल की कंडीशन नहीं है और फ्लैग जीरो ऑन हो गया, या फ्लैग जीरो ऑन नहीं हुआ और ब्रांच इक्वल की कंडीशन है, तो इसका मतलब है उसके इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो मक्स है ये आपके पास सिंपल पीसी प्लस 4 वाला जो वैल्यू होगी उसके थ्रू प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करवा रहा होगा। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास ये अब हमारे पास आर्किटेक्चर बन चुका है, ये सारा आर्किटेक्चर ठीक हो गया। तो ये आर्किटेक्चर अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। इस आर्किटेक्चर में और आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आएंगी, तो मैं चेंजिंग एक ही दम ज्यादा नहीं कर रहा कि हमने ऐसा नहीं किया कि एक ही दम हमने जो है ये पूरी बड़ी डायग्राम को देखा और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम छोटे छोटे चंक्स देते हैं, और उन छोटे छोटे चंक्स को जब पढ़ लिया है, देख लिया है, फिर उसकी उनको हमने इंटीग्रेट किया आपस में, और इंटीग्रेट करने में जो इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया, उनको रिजॉल्व किया है। अब हमारे पास जो आर्किटेक्चर नजर आ रहा है अभी तक, इस आर्किटेक्चर में हमने जितनी इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं वो तमाम की तमाम इसके ऊपर अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगी। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसका पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ये है कि प्रोग्राम काउंटर हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट है, नीड अ क्लॉक पल्स। रजिस्टर्स हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो जो जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं हमने देखा कि हमारे पास वो क्या है, क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। और जो ए एल यू है, ए एल यू हमारे पास क्या होता है नॉर्मली कम्बिनेशन सर्किट्स है, और ए एल यू क्या कर रहा है हमारे पास ऑपरेशन को कंट्रोल कर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज अब आप लोगों ने बड़े गौर से जरा बैठे हैं, आज का ये जो टॉपिक है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एएलयू जो है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट इसलिए है से कि इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन एएलयू को ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है ये बताया जाता है। तो एएलयू को भी कंट्रोल किया जाता है। एक तो मेन कंट्रोल यूनिट है, और एक सिर्फ और सिर्फ एएलयू के लिए कंट्रोल डिजाइन होता है, तो उसको एएलयू कंट्रोल कहते हैं। और एएलयू कंट्रोल का पर्पस क्या होता है कि एएलयू को बताता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने मुझे जल्दी से बताएं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास आर फॉर्मेट है, उस आर फॉर्मेट में कौन सी बिट्स हैं जिससे मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है